नमस्कार, चुनावी पंच लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो आज चौथे दौर का मतदान पश्चिम बंगाल में समाप्त हो चुका है। हालांकि कतारें लगी हुई हैं और लोग अपने मत का प्रयोग करने के लिए उसका इंतजार कर रहे हैं, बारी का इंतजार कर रहे हैं, अपने समय का इंतजार कर रहे हैं। ये 6:30 बजे तक जो लोग लाइन में लग चुके हैं उनकी खबर आपको बता रहा हूं। आज 44 सीटों पे पश्चिम बंगाल में मतदान संपन्न करवाया जा रहा है, जिसमें 5 जिले शामिल हैं और इसमें हावड़ा की 9 सीट है, दक्षिण 24 परगना की 11 सीट, हुगली की 10 सीट, अलीपुरद्वार की 5 सीट और कूच बिहार की सभी 9 सीटों पर मतदान आज संपन्न करवाया जा रहा है। और आपको बता दूं कि 2016 में इन 44 सीटों में से 39 यानी 39 सीट्स पर टीएमसी की जीत हुई थी। 39 सीट्स 44 में से टीएमसी के खाते में। तो टीएमसी के लिए इस वक्त डू और डाई वाली स्थिति है, क्योंकि अगर इससे ऊपर जाना है या इसको बरकरार रखना है इस आंकड़े को, तो एक बहुत बड़ा इस वक्त इस दौर में कहा जा सकता है कि एक मुश्किल की घड़ी हो सकती है, क्योंकि बीजेपी लगातार वहां पे चुनौती दे रही है, जैसा कि हम मीडिया के द्वारा देख रहे हैं। तो क्या बीजेपी की चुनौती और टीएमसी की चुनौती अलग, दोनों एक दूसरे को पार पा पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन साथ साथ आज कूच बिहार में एक जबरदस्त घटना घटी है, जिसमें फायरिंग हुई, सीआईएसएफ के जवानों को फायरिंग करनी पड़ी। कथित तौर पे कहा जा रहा है कि कथित तौर पे 4 लोगों की मौत की खबर है और उसके बाद उसकी जांच की रिपोर्ट आएगी, फिर आगे क्या कुछ होगा। लेकिन जिस पोलिंग स्टेशन पे जहां पे ये घटना घटी है वहां पे रोक लगा दी गई, वहां पे वोटिंग नहीं हुई है, आगे फिर से वोटिंग करवाई जाएगी। तो मतदान दोबारा होगा, पुनर्मतदान जिसे कहते हैं वो होना है। तो पश्चिम बंगाल में हिंसा की खबर हमेशा आती रहती है, जब भी चुनाव हुए, पहले भी 2016 का चुनाव हो, 2011 का चुनाव हो, चाहे आपको पता ही है कि लोकसभा के चुनाव हो, पश्चिम बंगाल से हिंसा की खबरें आती रही। लेकिन इस बार उतनी खबरें हिंसा की नहीं आ रही हैं। इन सब पर चर्चा करेंगे। उसके अलावा असम की चर्चा करेंगे। असम में जैसे कल हम बता भी रहे थे, बात भी कर रहे थे कि 22 एमएलए उम्मीदवार जो हैं, जो कि चुनावी मैदान में इस वक्त हैं, और वो भी महागठबंधन के महाजोत जिसका नाम दिया गया है असम में, उनके 22 उम्मीदवारों को शिफ्ट कर दिया गया है जयपुर, जिसमें बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के उम्मीदवार भी हैं, एआईयूडीएफ के भी हैं, कांग्रेस के भी हैं। ये जो गठबंधन है, तो ये लोग जयपुर में क्या कर रहे हैं और क्यों उनको वहां ले जाया गया है, इस पर ज्यादा विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आज मुकेश कुमार जी। मुकेश जी, सबसे पहले आपका स्वागत करता हूं। आप एक लंबी यात्रा के बाद लौट करके आए हैं असम से। असम की खबरें आपसे विस्तार से मिलती रहीं और आज आपसे रूबरू भी हो रहा हूं। इस बीच आप गुवाहाटी से भी जुड़े थे और हमारे दर्शकों को आपके जो इंफॉर्मेशन आप तक हैं, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन हम पहुंचाए आपके थ्रू, तो उसका लाभ भी मिला हमारे दर्शकों को। तो आपका एक बार फिर से स्वागत इस कार्यक्रम में। और स्वागत करता हूं हमारे ऑनलाइन संपादक अमलेंदु उपाध्याय जी, आपका भी। आप बीच बीच में डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, कल भी बात हो रही थी, अमलेंदु जी बता रहे हैं कि 6:45 से 7 के बीच में इनका कनेक्शन जो है वो टूट जाता है। अब ये चेक करना पड़ेगा कि ये कनेक्शन क्यों टूटता है। लेकिन आप दोनों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं और स्वागत करता हूं तमाम साथियों, दोस्तों, शुभचिंतकों, आप सभी का जो इस कार्यक्रम में अब तक जुड़ गए हैं, जुड़े हुए हैं, जुड़ने वाले हैं, आप सभी का एक बार से फिर से स्वागत है। और चुनाव का वक्त है और इस चुनाव के वक्त में एक तरफ चुनाव, दूसरी तरफ कोरोना। लगातार कोरोना की हम चर्चा कर रहे हैं और कोरोना की चर्चा हो भी क्यों ना, क्योंकि एक बार फिर से यह महामारी जो है एक अलग ढंग से फैली हुई है, दूसरा स्ट्रेन कहा जा रहा है और इसको लेकर के चिंता वाजिब है। और खासकर बी ग्रेड जो शहर हैं वहां पर ज्यादा इसका प्रभाव देखा जा रहा है। छोटे शहरों में, बी से मतलब है छोटे शहर, मेट्रोपॉलिटन के बाद के जो शहर हैं उन शहरों में ज्यादा है। हालांकि मेट्रोपॉलिटन सिटीज में भी, जैसे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, बैंगलोर, इन सब, कलकत्ता की बात नहीं करूंगा अभी क्योंकि कलकत्ता में चुनाव अभी होना बाकी है, तो वहां कोरोना नहीं है। एक दो मीम्स भी आ रहे हैं अमलेंदु जी, जो कहा जा रहा है, और शायद सहमत होंगे मुकेश जी आप भी, कि अगर जहां चुनाव है वहां कोरोना नहीं है।
ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन इस बीच उसकी बात भी हम करेंगे। सीधे चलते हैं और शुरुआत करते हैं। चर्चा की शुरुआत हम वेस्ट बंगाल से, कूच बिहार से, क्योंकि आज 44 सीटों पर मतदान, 76% से ज्यादा का मतदान अभी तक, जो 6 बजे तक के आंकड़े हैं चुनाव आयोग के, जो आधिकारिक आंकड़े उनकी वेबसाइट के आधार पर मैं बता रहा हूं, उन आंकड़ों के आधार पर। लेकिन मुकेश जी, जो हिंसा की खबर कूच बिहार से आई है, उत्तरी भाग है ये पश्चिम बंगाल का और असम से बहुत नजदीक है, जहां से आप घूम करके लौट करके आए हैं। ओवरऑल इसी जगह यह भी कहा, मतलब एक दूसरी जगह पश्चिम बंगाल में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, और आज हो भी क्यों नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस दिन जरूर रहते हैं उस एरिया में जहां चुनाव होता है, उस राज्य में। तो आज पश्चिम बंगाल में चुनाव है, पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी जगह से गरज रहे थे, लेकिन उनका निशाना पूरा का पूरा दीदी पर था, यानी ममता बनर्जी पर था। और इस घटना को लेकर के, जो 4 लोगों की मौत हुई है, उस घटना को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है, लेकिन साथ साथ उन्होंने ममता बनर्जी को जबरदस्त घेरा भी है। सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूं मुकेश जी कि ये जो घटना है, इस घटना को किस रूप में आप कैसे देखते हैं? दुखद है लेकिन फिर भी कैसे देखते हैं? और दूसरी बात कि जो आरोप लगाया जा रहा है, वार पलटवार दोनों तरफ से है। देखिए, ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी की तरफ से भी है और बीजेपी की तरफ से भी है, लेकिन ज्यादा मुखर होकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गरजते हुए दिखाई दिए। क्या कहेंगे? देखिए, मुखर तो ममता बनर्जी भी कम नहीं है। वो सीधे सीधे अमित शाह पर आरोप लगा रही हैं, उनको साजिशकर्ता बता रही हैं, और ये भी कह रही हैं कि जो सीआरपीएफ है वो उसका कोई दोष नहीं है, जो कुछ भी है वो अमित शाह करवा रहे हैं। और वो अमित शाह चाह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में जो टीएमसी के कार्यकर्ता हैं उनको उकसाया जाए और इस तरह का माहौल बनाया जाए जिससे टीएमसी बदनाम हो, टीएमसी के कार्यकर्ता बदनाम हो, और एक उसका फायदा चुनाव में उठाया जाए। लेकिन मुझे लगता है जो स्थिति निर्मित हुई है ये अभूतपूर्व है कि सीआरपीएफ गोली चलाए और उसमें 4, 5 या 8 अलग अलग संख्याएं आ रही हैं, लोग मारे जाए। इसके लिए मैं केवल बीजेपी को दोषी नहीं मानता हूँ, बल्कि टीएमसी भी उतनी ही जिम्मेदार है, क्योंकि दोनों ही पार्टियां एक दूसरे को उकसाने, भड़काने और तमाम तरह के ऐसे हथकंडे आजमा रही है जिनसे उनके कार्यकर्ता और आम जनता में भी हिंसा की भावना पैदा हो। अमित शाह, उनकी पार्टी, खुद नरेंद्र मोदी उसका नेतृत्व कर रहे हैं। इस तरह की बयानबाजी का वो बार बार दीदी दीदी करके जिस नाटकीय अंदाज में बीजेपी ममता बनर्जी की खिल्लियां उड़ाते हैं, मजाक बनाते हैं, तो उसने चुनाव को तो वैसे ही बहुत निम्न स्तर पर ले आया है। लेकिन ये जो पूरा माहौल बना है पिछले मैं कहूँगा सिर्फ चुनाव के दौरान नहीं, चुनाव के 4-5 महीने पहले से ही हिंसा की कई घटनाएं आप पहले भी देख चुके हैं, और उस हिंसा को अब इस तरह से पोलिंग बूथ पर जो तनातनी हो रही है, क्योंकि पूरा चुनाव के दौरान प्रबंधन का जिम्मा चुनाव आयोग पर होता है, और चुनाव आयोग का जो रवैया है, जो चरित्र है इस समय, वो भी हम जानते हैं कि किस तरह से वो पक्षपातपूर्ण ढंग से काम कर रहा है। तो ऐसे में एक स्वाभाविक सा लगता है कि अगर ये सब घटनाएं घट रही हैं तो कहीं ना कहीं सरकार की, गृह मंत्रालय की भूमिका है, लेकिन उस जाल में ममता बनर्जी फंस रही हैं। वो अपनी अत्यधिक उत्तेजनात्मक टिप्पणियां या प्रतिक्रिया देकर माहौल को बीजेपी के हवाले कर रही हैं। तो वो अपनी तरफ से कोई संयम नहीं दिखा रही, वो कोई चतुराई नहीं दिखा रही हैं। वो हेड ऑन जो कोलिजन देते हैं, सिर टकराने वाली राजनीति एक दूसरे से वो कर रही हैं। और इसमें इस तरह के माहौल में मुझे लगता है कि बीजेपी को ही फायदा होगा, बीजेपी ही लाभ उठाएगी, क्योंकि टीएमसी की एक छवि बनी हुई है, टीएमसी के कार्यकर्ता हैं उनकी भी छवि बनी हुई है, उनकी पार्टी में गुंडे, मवाली, इस तरह के लोग हैं जो हिंसक वारदातों में हिस्सा लेते रहे हैं। और चूंकि वही सेना टूट कर बीजेपी में भी आई है, तो यहाँ भी उसी तरह के लोग हैं। तो दोनों तरफ इस तरह के कार्यकर्ता इकट्ठे हो गए हैं और वो आपस में टकरा रहे हैं। तो चुनाव के समय इस तरह की टकराहट पहले हमने टीएमसी और कांग्रेस और सीपीएम या लेफ्ट के कार्यकर्ताओं के बीच भी देखी है, लेकिन अब वो अति हो रही है। यहाँ पर बिल्कुल
खूनी खेल की तरफ हम बढ़ते हुए देख रहे हैं। चुनाव का चौथे दौर में इतनी बड़ी वारदात हुई है, इसकी भर्त्सना की जानी चाहिए। और चुनाव आयोग बिल्कुल भी मैं कहूंगा कि चुनाव को संचालित करने में नकारा साबित हो रहा है। वो बिल्कुल भी संयमित नहीं कर पा रहा है, उसको नियंत्रित नहीं कर पा रहा है। और चूंकि उसका रवैया पक्षपातपूर्ण है, वो ममता बनर्जी को तो नोटिस देता है, लेकिन अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी, इन सबको नोटिस नहीं देता है। तो ये पक्षपात और ज्यादा, चूंकि मुकाबला इतना कड़ा है, उसमें स्वाभाविक रूप से भड़काने का काम करता है, गुस्सा भड़कता है। और जो सत्ता पर काबिज होता है, जिसके हाथ से सत्ता फिसलती हुई लगने लगती है अपने हाथ से, तब वो और भी ज्यादा उत्तेजित होता है और हिंसक भी होता है। तो ये तमाम स्थितियां बनी हैं और इसके लिए बीजेपी प्रमुख रूप से जिम्मेदार है, लेकिन टीएमसी और ममता बनर्जी को आप बरी नहीं कर सकते हैं। जी, मुकेश जी आप बने रहिए। दोस्तों, मुकेश कुमार, डॉक्टर मुकेश कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार, अभी असम में थे पिछले दिनों लगातार, और वहां की खबरें भी, वहां की विशेष टिप्पणियां भी इनसे हम लेंगे, क्या कुछ असम में चल रहा है। लेकिन इनकी नजर पश्चिम बंगाल पे भी है और पश्चिम बंगाल की बात हम इस वक्त कर रहे हैं। जैसा हमने टैगलाइन में भी बताया है कि मोदी, पीएम मोदी की नजर पश्चिम बंगाल से ज्यादा दीदी पर क्यों है, यह भी एक सवाल है, इस पर भी चर्चा करेंगे। इसलिए आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ बने हुए हैं हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी, अब सीधे आपके पास आना चाहूंगा। मुकेश जी जैसा भी बता रहे हैं कि दोनों तरफ जो कहें तो लोहा लोहे को काटता है, और लेकिन एक इधर भी है और उधर भी है। यानी कि बीजेपी में जो लोग गए हैं टीएमसी से, वो टीएमसी के इफ एंड बट, इन्स एंड आउट्स, और कहें तो सीधा का सीधा कि वहां क्या खामियां हैं, क्या कमजोरियां हैं, क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, सब जानते हैं। और मैक्सिमम कैंडिडेट्स इस वक्त हम लोग देख रहे हैं बीजेपी के खाते में बाहरी आए हुए हैं। ऐसे में टीएमसी बनाम टीएमसी या टीएमसी बनाम नए, यानी नए बीजेपी जो हैं, उनमें लड़ाई। और यही मोरलेस जो अभी कह रहे थे, बता रहे हैं हमारे मुकेश जी। ओवरऑल ममता बनर्जी की पार्टी की तरफ से देखें तो उकसावे वाले बयान जो हैं उधर से भी आ रहे हैं, और दोनों साइड से देखा जाए तो जनता पिस रही है, और जनता जहां पिस रही है वहां मतदान कैसा होगा। और क्या आपको ऐसा लगता है, सवाल इन तीनों चारों सेंटेंस से सवाल यही निकल के आता है कि क्या आपको लगता है कि जनता जिस प्रकार से अब जागरूक हो चुकी है, पहले भी थे लेकिन अभी ज्यादा जागरूक है क्योंकि सूचना तंत्र ज्यादा मजबूत है, तो उस हिसाब से चुनाव में कुछ अलग ढंग के परिणाम देखने को मिलेंगे? पहला सवाल ये। दूसरा, जो आज का जो घटनाक्रम है कूच बिहार का, और वहां बूथ नंबर 126 पे जो कुछ हुआ है, उसको लेकर के जो भी प्रतिक्रियाएं आई, जो भी वार प्रतिवाद जो भी हुआ है, उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? ओवरऑल पूरा का पूरा घटनाक्रम, और उसके अलावा दोनों, मतलब टीएमसी बनाम टीएमसी ही कह लें उस पे। देखिए, निश्चित तौर पे ये जो मामला आज का हुआ है, ये हम लोग जो शुरुआत से कह रहे थे उसके ही लगभग देखिए चीजें उसी तरफ बढ़ रही हैं धीरे धीरे करके। और जैसा कि तृणमूल से जो लोग निकल के गए हैं भारतीय जनता पार्टी में, तो ये सब वही लोग हैं जो पहले यहां उत्पात मचाया करते थे, अब वहां पहुंच गए हैं जाकर के। तो ये भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो या टीएमसी को नुकसान हो, ये बात अलग की है। लेकिन जिस ममता के गुंडा राज से जो कहा जाए निजात दिलाने की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है, कम से कम वो तो जो है वो कामयाब होती, मतलब बात दिखाई नहीं पड़ती। क्योंकि आप जिस गुंडा राज से मुक्ति की बात कर रहे हैं, तो वो गुंडा वाहिनी तो पूरी आपके आप शामिल हो गई है। तो कैसे आप उस गुंडा वाहिनी के बल पे दीदी के गुंडा राज से मुक्ति दिलाएंगे? तो जो गुंडा राज जिसकी बात हो रही है, जिसकी भारतीय जनता पार्टी बात कर रही है, तो वो गुंडा राज चलिए दीदी का चला जाएगा, तो आप कहा जाएगा? ये तो स्थिति एकदम स्पष्ट होती जा रही है। अब ऐसे में जनता जो पिस रही है, मुझे लगता है कि जनता समझदार है और जनता भी सीख रही है, और एक मैसेज जो बड़ा साफ जाने लगा है, मुझे जो लगता है, मेरी जितने भी लोगों से बातचीत हुई है उसके आधार पर मैं ये बात कह रहा हूं कि अब ये मैसेज जाने लगा है कि ये मतलब दो तरफ वही लोग हैं जो गुंडागर्दी करते हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी के पास लोग हैं वो सब बाहरी जो आए हुए हैं। चुनाव के बाद जो स्थिति होगी उसमें ये सब जो बाहर वाले चले जाएंगे। तो चुनाव के बाद जो
मतलब परिस्थितियां बनेंगी, उसमें फिर किसकी गुंडागर्दी चलेगी और कौन हावी होगा, क्या होगा, ये भय जो है मतदाताओं को भी सता रहा है और दूसरे दलों के जो कार्यकर्ता, मतलब सभी के कार्यकर्ता जो है उनके बीच भी ये बात जा रही है कि जिनके दम पे जो लड़ाई दीदी के खिलाफ सोची जा रही है, तो ये तो बाहर ही सब चले जाएंगे, उसके बाद फिर क्या होगा। तो ये स्थिति कुल मिला के जो है, मतलब मुझे लगता है कि अभी लड़ाई जो है किसी और दिशा में जा रही है और परिणाम जो है वो चौंकाने वाले भी हो सकते हैं बहुत, क्योंकि जनता हर चीज देख रही है बहुत नजदीक से। मतलब मेरा इशारा आप समझ रहे होंगे, मैं साफ कहना नहीं चाहता, हमारे दर्शक भी समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। मुकेश जी, आपके पास ये जो परिणाम चौंकाने वाले हो सकते हैं जो कह रहे हैं अमलेंदु जी, क्या आपको भी लगता है ऐसा कि जैसी वहां की जनता बहुत ही सेंसिटिव और खासकर अपने मतों को लेकर के बहुत ज्यादा कहा जाता है कि वहां, हाँ एक अलग चीज है कि हमने हमेशा देखा कि हिंसा का एक रास्ता वहां पे चुनाव में मतलब सियासी दलों ने अपनाया है और वो हम लोग देखते आ रहे हैं बरसों से, लेकिन इस वक्त जैसा हिंसा की जितनी खबर आती थी पहले उतनी खबरें नहीं आ रही हैं। इस बीच क्या ऐसा हो सकता है कि चुनाव में के परिणाम जो हों वो चौंकाने वाले हों? देखिए, उम्मीद तो यही करना चाहिए कि पश्चिम बंगाल की जनता ये जो एक तरह की दो पार्टी, एक ही चरित्र वाली दो पार्टियां, भले ही थोड़ा सा वैचारिक फर्क हो लेकिन एक ही तरह से जूझ रही है, उसी तरह के हथकंडे आजमा रहे हैं और उनका एजेंडा भी साफ है। तो अगर मतदाता जरा समझदारी से फैसला करेंगे तो चौंकाने वाले फैसले आ सकते हैं। मैं इस मामले में सहमत हूँ आपसे और मोनू जी से। और मतलब कहना चाहिए कि यही अगर पश्चिम बंगाल वो सोचता है जो कल पूरा भारत सोचता है, तो ये पश्चिम बंगाल से अगर इस तरह का फैसला आए तो ये भारत की दिशा को बदलने वाला होगा। लेकिन एक बात यहाँ जोड़ कर देखनी चाहिए कि पश्चिम बंगाल के लोग बहुत भावुक किस्म के भी होते हैं और ये भावनाओं का जो उबाल है वो किसी भी तरह ढकेल सकता है। इस समय भावनाओं का जोर आप देख रहे हैं पूरे देश भर में किस तरफ जा रहा है। पूरी तरह से एक सांप्रदायिक उन्माद जो पैदा किया जा रहा है, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के जरिए, सांप्रदायिक एजेंडे के जरिए सांप्रदायिक इश्यूज बार बार उछाले जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूरे भाषणों को देखिए, उसमें एक बिटवीन द लाइन जो हमेशा एक नैरेटिव छिपा रहता है। अमित शाह और जेपी नड्डा और दूसरे नेता तो खुलकर इस्तेमाल करते हैं। अभी आपके योगी आदित्यनाथ गए थे, उन्हें और कुछ नहीं सोचता, सिर्फ रोमियो ब्रिगेड और लव जिहाद और इसी तरह के मसले जो बांटने वाले हैं, वो अपना प्रदेश तो उनसे संभल नहीं रहा है। उसका जो हाल है हम सब देख रहे हैं और वहां का पश्चिम बंगाल के गुंडा राज को खत्म करने की बात करते हैं। तो अपना गुंडा राज यहाँ कायम है उनका, और जिस तरह से उत्तर प्रदेश के लोग रह रहे हैं वो भी पश्चिम बंगाल के लोग अगर देख रहे होंगे और उससे सबक ले रहे होंगे तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन कई बार हम विशफुल थिंकिंग में बह जाते हैं और हम भूल जाते हैं कि जो आधुनिक मीडिया है या मीडिया पर जो कंट्रोल है वो काफी कुछ जो कंसेंट है उसको मैन्युफैक्चर करता है, लोगों की राय को बनाता है, लोगों के दिमागों को हैक कर लेता है, उनके माइंड को हैक करके और फिर वो जो चाहता है वो करवाता है। तो ये बड़े पैमाने पर ये खेल पूरे हिंदुस्तान में पिछले 7-8 सालों से चल रहा है, लगातार बढ़ते हुए देख रहे हैं। और जो पैसे का खेल है वो भी बहुत बड़े पैमाने पर चल रहा है। इनका असर मतदाताओं पर बहुत ज्यादा पड़ रहा है और विवेक जो है वो पीछे छूट गया है। पश्चिम बंगाल में अगर इससे अलग कोई रास्ता अपनाते हैं मतदाता तो स्वागत योग्य है, लेकिन मुझे पूरा संदेह है कि वो भी हिंदुस्तान के उसी भेड़ चाल में खड़ा है जहां से आगे का रास्ता अंधकारमय है। तो बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं है। चौंकाने वाले नतीजे दूसरे तरह से आ सकते हैं कि चूंकि ट्राइएंगुलर फाइट है बहुत स्थानों पर क्या है, ज्यादातर सीटों पर है, और उसमें अगर इन दोनों के टकराव की वजह से वोट का बंटवारा होता है और तीसरे फ्रंट को उससे फायदा होता है तो एक संभावना वो खुलती है। और चूंकि
तीसरा फ्रंट भी इस बार ज्यादा दमदारी के साथ चुनाव लड़ रहा है, उसका गठबंधन बहुत अच्छा है और उसमें एक जो सोशल इंजीनियरिंग की है उसका भी असर दिख सकता है, तो फायदे में हो सकता है। लेकिन जो हवा दिख रही है, जो कम से कम हम लोग तो मीडिया और जो हमारे रिपोर्टर, हमारे स्रोत हैं, उनसे मिली रिपोर्ट के आधार पर एनालिसिस करते हैं, क्योंकि हम हमेशा फील्ड पर नहीं है, हर जगह फील्ड पर नहीं है, इसलिए उससे ऐसा लगता है कि ये मामला दो तरफा बना दिया गया, टीएमसी बनाम बीजेपी। तीसरा फ्रंट कहाँ है नजर नहीं आ रहा, या उसे पूरी तरह से गुम कर दिया गया है, उसके बारे में बात की जाए, न कोई चर्चा हो, न उसके बारे में कोई सोचे। तो ये भी एक मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट का एक हिस्सा होता है कि जो समझदार लोग हैं, समझदार वाले ये जो वास्तविक मुद्दे हैं, उनसे ध्यान बताने के लिए किस तरह से ऐसी प्रचार की रणनीति बनाई जाए जिसमें वो सब किनारे पर जाए। तो ये हो रहा है, लेकिन इसका कितना असर मतदाता पर पड़ेगा नहीं पड़ेगा, ये हमें तो 2 मई तक इंतजार करना पड़ेगा। जी अमलेंदु जी, इसी सवाल के साथ आपके पास आना चाहूंगा कि क्या मीडिया में जिस प्रकार का हवा बनाया जा रहा है और सिर्फ आमने सामने की लड़ाई वहां दिखाई जा रही है, और खासकर बीजेपी और टीएमसी के बीच में, क्या मीडिया अभी तक का हम लोगों ने जैसा देखा, चाहे बिहार का चुनाव हो या उससे पहले के चुनाव हो या 2019 का चुनाव हो, कई राज्यों में चुनाव हुए, वहां भी हमने, और खासकर दिल्ली के चुनाव को आप याद कीजिए, तो उस वक्त भी ऐसा बताया जा रहा था कि बीजेपी जो है वो जबरदस्त टक्कर दे रही है दिल्ली में, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्या इन्हीं सब उसके आधार पे आप कह रहे हैं कि हो सकता है चौंकाने वाले नतीजे हों, या मीडिया जिस प्रकार इस वक्त एक हवा बनाए हुए है और सिर्फ आमने सामने की लड़ाई टीएमसी और बीजेपी के बीच है, उस आधार पे भी आप कह रहे हैं कि नतीजे जो हैं चौंकाने वाले हों और बीजेपी की सरकार बन जाए? नहीं, मैं जो कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मीडिया की जहां तक बात है, तो देखिए मीडिया हमेशा भाजपा के लिए चुनाव लड़ता है, और 2014 से हो रहा है, बल्कि उससे पहले भी लड़ता रहा। मतलब मैं तो 1996 से लगातार मीडिया को वाच कर रहा हूं, जब से चैनल्स जो है वो खुल करके मैदान में आए थे, उसके बाद से मैं लगातार वाच कर रहा हूं। और यहाँ तक कि जो हमारे सबसे बड़े सेफोलॉजिस्ट हैं माननीय योगेंद्र यादव जी, मैं उनको भी वाच कर रहा हूँ। जब दूरदर्शन पे आपका फैसला आया करता था, तब से मैं वाच कर रहा हूँ। तो मैं ये देख रहा हूँ कि मीडिया हमेशा जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए ही चुनाव प्रचार करता है और कर रहा है लगातार। देखिए, बिहार के चुनाव में भी मीडिया ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो थी वो स्पष्ट बहुमत से 2/3 बहुमत से बनवा दी थी, यहां तक कि एनडी किंग जी ने भी बनवा दी थी, और फिर बाद में रवीश कुमार ने उसे एक तरीके से माफी मांगी थी। तो ये देखिए, मतलब सब चलता है, और मीडिया किस तरीके से मैनेज होता है। मुकेश जी तो मीडिया पे बाकायदा अच्छा रिसर्च करते हैं, मुकेश जी सब कुछ जानते हैं मीडिया के बारे में, मुझसे बहुत ज्यादा जानते हैं। तो ये मीडिया जो कर रहा है या करता है, देखिए मीडिया के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं वो भी सब जानते हैं ये कहां से हो रहा है। मतलब आज संपादकों की स्थिति ये है कि संपादक अपनी मर्जी से 1 सेकंड की खबर नहीं चला सकता है इन चैनलों पे। बाकी संपादक तो आप छोड़ दीजिए, मतलब संपादक नाम की संस्था का जितना शेयर हुआ है वो बड़ी चीज है, उसको आप गौर से देखिए। तो मीडिया जो है वो बाकायदा एक कैंपेन स्टार है भारतीय जनता पार्टी का, और वो उसकी लगातार कैंपेनिंग कर रहा है। लेकिन मीडिया ने हमेशा मुंह खाई भी है, मतलब ऐसा नहीं है। 2019 में मीडिया जीता, बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है। 2014 में भी मीडिया जीता, बिल्कुल अच्छी बात है, एकदम सही बात है, मानते हैं मीडिया जीता। लेकिन मीडिया जो है लगातार हार भी रहा है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनाव में भी मीडिया हारा है। तो मीडिया की हार मुझे लगता है कि बंगाल में भी होगी। मतलब बंगाल के चुनाव के परिणाम जो है वो कुछ अलग होने वाले नहीं है मीडिया के लिए। मीडिया की हार यहां भी तय है निश्चित तौर पे, और यहां मीडिया की हार जो है, मतलब मीडिया की हार जो सीधी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई है। कुछ भी नतीजे आए, कुछ भी परिणाम है, लेकिन मीडिया की हार तय है, बाकी मैं कुछ नहीं कहता। मुकेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, और मीडिया की बात आप कर रहे हैं, तो मुकेश जी की टिप्पणी तो बिल्कुल जरूरी है। हालांकि हम लोग चर्चा वही कर रहे हैं दोस्तों कि जिस प्रकार आमने सामने की लड़ाई दिखाई जा रही है, और अभी से नहीं, 2019 के बाद से ही पश्चिम बंगाल की सियासी जो बिसात है वो बिछ चुकी थी, और उस पर प्यादे अपने अपने छोड़े जा चुके थे। आपको याद होगा कि उसके बाद से, जबकि 40 सीटों में से 18 सीटें जब बीजेपी जीत करके आई थी
थी पश्चिम बंगाल में 2019 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, उसके बाद से बीजेपी ये मानने लगी थी कि अगली सरकार हमारी है और उस हिसाब से पूरा का पूरा खेल चल रहा है, मीडिया को उस हिसाब से मैनेज किया जा रहा है। लेकिन कौन आगे है कौन पीछे है ये तो बाद की बात है। सवाल ये उठता है कि क्या मीडिया मैनेज हो गया है और मीडिया के सामने जिस प्रकार दिखाया, मतलब कि जनता के सामने मीडिया जिस प्रकार दिखा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ लड़ाई आमने सामने की है बीजेपी और टीएमसी के बीच में, क्या इसमें सच्चाई है, कितनी सच्चाई है? धरातल पे बहुत लोग जो घूम रहे हैं वो क्या कुछ कहते हैं और मीडिया पर बहुत ज्यादा रिसर्च कर चुके, बहुत सारी बातें जानते हुए, और उस पर एक अलग से प्रोग्राम भी मुकेश जी स्पेशली करते हैं मीडिया वॉच डीबी लाइव के लिए, तो आप सब जानते ही हैं। तो इस पर मुकेश जी की टिप्पणी ज्यादा वाजिब होगी जैसा अमरेंदु जी भी कह रहे थे। मुकेश जी, ओवर टू यू। बस अमरेंदु जी ने जो बात कही इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूं। मीडिया कभी नहीं हारा। वो जब बीजेपी हार रही दिखती थी तब भी वो जीता, क्योंकि बीजेपी तब और बुरी तरह हारती अगर मीडिया उसको न जिता रहा होता। तो मीडिया कभी 100% जीतता है, कभी 90% जीतता है, कभी 50% जीतता है, लेकिन जीतता है। पश्चिम बंगाल में भी अगर बीजेपी की 80, 90, 100 सीटें आएंगी तो उसमें मीडिया का बहुत बड़ा योगदान होगा। सरकार बना पाए न बना पाए तो ये मीडिया की हार नहीं है, लेकिन उसने अपने तरफ से जो कंट्रीब्यूशन देना था वो दे रहा है। और यही मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार, दूसरी जगह भी हुआ। बिहार का उदाहरण लीजिए, अगर बिहार में मीडिया साथ नहीं होता तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वहां बीजेपी की सरकार नहीं बन पाती, बीजेपी यानी एनडीए की सरकार नहीं बन पाती। तो एक पूरा माहौल बनाता है और उसको बीजेपी भुनाती है। किस हद तक कब कहां भुना पाती है ये अलग बात है, लेकिन मीडिया अपनी भूमिका में कभी फेल नहीं हो रहा है। बीजेपी बहुत सारे चीजें और मैटर करती है चुनाव में, ऐसे नहीं कि मीडिया ही डिसाइड करता है, लेकिन मीडिया एक पूरा मानस बनाने में, एक पूरा वातावरण बनाने में किसी के पक्ष में या किसी के विपक्ष में बड़ी भूमिका निभाता है और बीजेपी ये काम बखूबी कर रही है। एक तो धन का इतना जबरदस्त उसके पास कहने से धन शक्ति है, जिसकी वजह से वो लगातार मीडिया को कंट्रोल भी कर रही है और जमीन पर मीडिया के कंट्रोल से जन्मे प्रभाव को अपने पक्ष में कैसे बदलना है, कैसे ट्रांसलेट करना है रूप में, उस पर भी काम कर रही है। असल में एक विधानसभा क्षेत्र पर 20-20 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं बीजेपी की तरफ से, ये मुझे कई लोगों ने कहा। बंगाल में ये रकम अगर 5 गुनी बढ़ गई हो तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि बंगाल के चुनाव पर बीजेपी और भी बड़े स्तर पर लड़ रही है और ये एक हजारों करोड़ के खर्चे वाला चुनाव है जिसको मैच कर पाना किसी भी पार्टी के लिए संभव नहीं है। तो मीडिया शक्ति, धन शक्ति, बाहुबल, चुनाव आयोग की शक्ति, सरकारी मशीनरी की शक्ति, ये तमाम चीजें मिलकर मैं तो ये कहता हूं कि बीजेपी पश्चिम बंगाल का खेला अकेले नहीं खेल रही है। यह 11 प्लेयर उसके साथ नहीं खेल रहे हैं, बल्कि आप उसमें चुनाव आयोग को जोड़िए, उसमें मीडिया को जोड़िए, उसमें सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स को जोड़िए, उसमें और भी जो दूसरी ताकतें हैं उनको जोड़िए, क्योंकि वो सारी ताकतों का इस्तेमाल कर रही है। तो ममता बनर्जी हो सकता है 11 खिलाड़ियों के साथ खेल रहे हो, बीजेपी 20 खिलाड़ियों के साथ खेल रहे हो, और जो तीसरा फ्रेंड है हो सकता है कि उसके 11 खिलाड़ियों में से 2 इंजर्ड हो, 9-10 खिलाड़ियों के साथ वो खेल रहा हो। तो ये फर्क है, लेवल प्लेइंग फील्ड कहीं नहीं है, न मीडिया में है, न धन के लेवल पर है और न ही सरकारी मशीनरी और चुनाव आयोग के लेवल पर है। ये लड़ाई दिए और तूफान की लड़ाई में बदल गई है, जहां तूफान बीजेपी जो है तमाम शक्तियों के साथ आंधी की तरह दिए को बुझा देना चाहता है और दिया कोशिश कर रहा है कि इस अंधेरे में रोशनी फैलाता रहे। अब दिए आप समझ सकते हैं कि दिए हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, या दिया होने का भ्रम पैदा करते हैं और वास्तव में कोई दिया हो ही ना, ये भी हो सकता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि बीजेपी को आप सब बीजेपी की तरह मत देखिए। ये अब बहुत विशाल काय, गानों काय संस्था बन चुकी है और ये बहुत कुछ लीन लेने के लिए आगे बढ़ रही है। जी
जी मुकेश जी, बिल्कुल आपके विचारों से सहमत हूँ और कई सारे हमारे साथी जो हैं वो भी अपने कमेंट लिख रहे हैं। सुमंता कुमार विशी हैं जो कह रहे हैं अब की बार बीजेपी 150 के पार, ये बीजेपी के समर्थक हैं, बीजेपी को 150 से ज़्यादा दे रहे हैं। NS समीर अफजल हैं जो कह रहे हैं मोदी को 5 राज्य में बीजेपी वाला कोई बहुत जल्दी मिर्ची लगेगी ज़रूर, मतलब कि बीजेपी को सीटें यहाँ मतलब नहीं आएंगी, इनका कहना है। सुनील गोंड हमारे साथ बने हुए। रोहित कुमार कोरोना की आड़ में, रोहित कुमार कह रहे हैं कोरोना की आड़ में सारा देश बेच दिया बीजेपी ने। तो अलग अलग सबके बयान, अलग अलग विचार हैं। शादाब आलम हमारे साथ में, देवेंद्र चटर्जी हमारे साथ में बने हुए। शादाब आलम लिख रहे हैं कि मीडिया बिक गया, मीडिया के एंकर के पास 7 साल में 10 गुनी ज्यादा रुपया कमाई की है। उसके अलावा CVS कुमार कह रहे हैं मुकेश जी रुकते नहीं, रोकना पड़ता है। उसके अलावा जगन्नाथ दास हैं जो कह रहे हैं सब पैसे की खेल है। फिर सुमंता कुमार विशी भी हैं, 2 मई दीदी गई कह रहे हैं सुमंता। फिर हबीबुल्ला सिद्दीकी हमारे साथ में हैं। फिर परसोत्तम मेहरमी हैं जो कह रहे हैं TMC विल विन। सुनील केदारे लिख रहे हैं कि जिस राज्य में चुनाव होता है वहां पर कोरोना नहीं होता, नेता मास्क ना पहने तो कोई सजा नहीं होती, कोई फाइन नहीं होता और लॉकडाउन भी नहीं होता है। बद्री विशाल भी हैं जो कह रहे हैं मोदी मीडिया गोदी मीडिया हाय हाय कर रहे हैं। प्रभजोत सिंह भी हैं। कीमा अंसारी हमारे साथ बने हुए हैं। मदन चंगल हमारे साथ बने हुए हैं जो कह रहे हैं मीडिया अपनी स्वतंत्र पत्रकारिता को छोड़कर सत्ता पक्ष में बैठे लोगों की चरण चंपी शुरू कर दे तब देश का विनाश होना शुरू कर देता है। अरसलान अली बीजेपी 50 बता रहे हैं। हबीबुल्ला सिद्दीकी हैं। तमाम साथी बने हुए हैं। विजय कुमार गुप्ता भी हैं। इस्लाम अली भी है। मीडिया की मौज ही मौज है कह रहे हैं। खगेंद्र रोनियार मोदी जी सही हैं, जय श्री राम लिख रहे हैं। प्रभजोत हैं। जावेद खान हमारे साथ बने हुए हैं। सुरेंद्र यादव गोदी मीडिया लिख रहे हैं। जावेद खान, देवेंद्र चटर्जी, तो तमाम साथी हमारे साथ बने हुए हैं। आप लोग बने रहिए, कमेंट लिखते रहिए, अपने विचार लिखिए। विचारों पे चर्चा हम जरूर करेंगे और चर्चा इस वक्त हम यही कर रहे हैं कि आखिर पश्चिम बंगाल में जो कुछ हो रहा है, आज जो हिंसा हुई है उस पर तो हम लोग चर्चा कर ही रहे हैं। हिंसा कहीं से भी जायज नहीं ठहराया जा सकता और वो उसकी जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। चुनाव का वक्त है, लोगों को अपने मतों का प्रयोग करना चाहिए। मतदाताओं को, मतदाता निकल के जाते हैं बहुत ही उत्साह के साथ में, अपने मतों का प्रयोग करके आते हैं। यहाँ पे 2 तरह की बातें होती हैं। एक तो बीच बीच में खबर आती है कि EVM में खराबी हो गई, या होता है कि वोट किसी और को दे रहे थे और वोट गिर किसी और को जा रहा था, यानी कि बटन दबा रहे थे कुछ और जा कहीं और रहा था, ये खबर भी आती है। इसमें कितनी सच्चाई है ये तो चुनाव आयोग जाने और चुनाव कराने की प्रक्रिया के तहत जो लोग वहां रहते हैं वो जाने। लेकिन दूसरी बात दोस्तों ये है कि हिंसा नहीं होनी चाहिए। तीसरी बात हम लोग इस वक्त कर रहे हैं कि आखिर मोदी जी की नजर पश्चिम बंगाल पे है या ममता दीदी पर है, ये भी खबर, इस पे भी चर्चा हम करेंगे। लेकिन एक खबर और भी जो आई थी असम से, वो खबर यही थी कि वहां से 22 उम्मीदवारों को कांग्रेस का जो गठबंधन है वो शिफ्ट कर दिया है जयपुर। उस पर भी हम चर्चा कर रहे थे और आज थोड़ी विस्तार से चर्चा उस पर हम करना चाहेंगे क्योंकि मुकेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अभी लौट करके आए हैं वहां से असम से, तो इसलिए मुकेश जी के पास आऊंगा। लेकिन उससे पहले अमलेंदु जी आपके पास आना चाहता हूं। जो मीडिया की बात और तमाम बातें हम लोग कर तो रहे हैं, लेकिन अगर अमलेंदु जी आप मेरी बात सुन पा रहे होंगे, सवाल ये उठता है, फिर से हम आएंगे पश्चिम बंगाल की ओर, लेकिन असम से आपके पास अमलेंदु जी क्या खबरें आ रही हैं? चुनाव खत्म हो चुका है वहां पे और अब सरकार बनाने की बात होगी, तैयारियां एक तरफ से चल रही हैं। इसी की के मद्देनजर हम देख रहे हैं कि लोग अपने कैंडिडेट को शिफ्ट कर रहे हैं जयपुर अपने अपनी जगह पे। खासकर एक जो खबर थी पहले, इससे पहले कि बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट का एक कैंडिडेट अपनी उम्मीदवारी को, खास करके उम्मीदवारी तो न कहें लेकिन पार्टी ही छोड़ करके चला गया बीजेपी में। इसके बाद से थोड़ी सी हलचल मची हुई है और लोग एहतियातन अपने उम्मीदवारों को शिफ्ट कर रहे हैं, मतलब कि पार्टियां शिफ्ट कर रही हैं। ये जो गठबंधन है कांग्रेस नीति गठबंधन, वो शिफ्ट कर रहा है। ओवरऑल आपके पास क्या खबर है? फिर चलेंगे सीधे मुकेश जी के पास में और इस पर चर्चा करेंगे। आपके पास क्या खबर है अमलेंदु जी? देखिए, जो मेरे पास है वो यही है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो सरकार बनाने की तैयारी कर दी है, जीते चुनाव कोई भी या हारे कोई भी। और इसी से बचाव के लिए जो है ये सब तैयारी की जा रही है कि इसको यहाँ भेज दो, उसको वहां भेज दो। विपक्ष भी जो है वो
वो तैयारी पे मतलब जुट गया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने नहीं देना है। अब जो 2 मई को परिणाम आएंगे, बहुत कुछ उस पर निर्भर करेगा कि मार्जिन जो है वो कितना रहता है हार जीत का दोनों तरफ से। उसके बाद फिर ये तय होगा कि खेला होगा जो है क्या खेला होता है असम के अंदर। अभी तक जो मतलब मेरी सूचना है वो यही है कि भारतीय जनता पार्टी तैयारी कर रही है सरकार बनाने की, कि किस तरीके से वहां सरकार बनाई जाए, और परिणाम जो है वो कहीं ज्यादा ऊंच नीच वाले हुए तो फिर दिक्कत हो सकती है। हालांकि वो तो 2 सीट आएंगी तब भी सरकार बना सकते हैं, तो चुनाव कोई भी जीते कोई भी हारे। तो लेकिन जो मतलब दूसरी तरफ से भी जो तैयारियां वो पहले से ही शुरू कर दी गई है, क्योंकि वो मालूम पड़ गया है सबको कि ये किस तरीके से सरकार वहां जो है मतलब कहीं भी बनाते हैं। तो ये अच्छी बात है कि लोगों ने पहले से तैयारियां शुरू कर दी हैं। और ये खरीद फरोख्त का मसला जो है ये सब आज का नहीं है, मतलब भारतीय जनता पार्टी पहले से करती रही है। 2014 का जो लोकसभा चुनाव होगा कि जो नोएडा से कांग्रेस के उम्मीदवार थे रमेश चंद्र तोमर, वो चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। मतलब 2014 से ये खेल शुरू है, जब सरकार बनी भी नहीं थी तब से ये शुरू हो चुका है। तो ये स्थिति जो है कुल मिला के मेरे पास तो यही है कि मतलब परिणाम कुछ भी आए, सरकार बनाने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अब जनता का क्या मत होता है ये अलग तो जी आपकी आवाज कट रही है, हम सीधे चलेंगे जब तक आपकी आवाज ठीक से आए, सीधे चलेंगे। मुकेश जी आपके पास आना चाहूंगा और इन्हीं सवालों के साथ कि अब वहां पे जैसा अमलेंदु जी बता भी रहे हैं, लेकिन आप और विस्तार से बताएंगे कि हाँ ये जरूर है कि परिणाम 2 मई को आना है मुकेश जी, लेकिन तैयारियां तो अभी से शुरू हो गई होंगी और अपने अपने जो एग्जिट पोल होंगे, पार्टियों के एग्जिट पोल भी होते हैं, उस आधार पर पार्टियों को समझ में तो आ ही रहा होगा कि क्या करना है आगे, और उसकी तैयारियां पार्टियां करती हैं, सियासी दल करते हैं। इसमें एहतियातन अपने कैंडिडेट्स को जयपुर भेजना कहां तक कितना उचित है, और जयपुर क्या आपको लगता है कि कांग्रेस के लिए सेफ जगह है? हाँ देखिए, ये एक नई फिल्म है। अभी तक हम लोग सुनते थे कि चुनाव के बाद अपने विजयी उम्मीदवारों को, विजयी विधायकों को और सांसदों को सुरक्षित रखने के लिए लोग इधर उधर ले जाते थे, लेकिन ये शायद पहला मौका है जब अपने संभावित विजेता कैंडिडेट्स को कहीं और सुरक्षित जगह पर ले जाना पड़ रहा है, और इसकी ठोस वजह है। दरअसल शुरू में जब फर्स्ट फेज के इलेक्शन हुए थे तो उस समय कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हुआ क्या हो क्या रहा, लेकिन धीरे धीरे खबरें आनी शुरू हुई कि फर्स्ट फेज भी बीजेपी का बहुत अच्छा नहीं रहा है, और अगर फर्स्ट फेज गड़बड़ा गया है तो बाकी 2 फेज में उसके लिए बहुत गुंजाइश नहीं है कि उसकी भरपाई हो सके। अब ये सच्चाई कितनी है ये कहना मुश्किल है कि फर्स्ट फेज में बीजेपी कितना नुकसान उठा रही, लेकिन उसी समय से बीजेपी के नेताओं ने एक मैनेजमेंट करना शुरू कर दिया था कि चुनाव के बाद अगर स्थिति बनती है 10, 12, 15 विधायकों को इधर से उधर करने की, तो कैसे किया जाएगा। तो आपने देखा कि बीपीएफ के जो कैंडिडेट थे तमिलपुर सीट से आर.के. बसमुतियारी, उनको चुनाव के बीच में तोड़ लिया गया, वो दल बदल करके वहां पहुंच गए और वहां से यूपीपीएल का कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा है, उसका रास्ता साफ करने की कोशिश की गई। बीपीएफ ने मतदाताओं से कहा कि अब बीपीएफ को ही वोट डाले, और वो सुप्रीम कोर्ट में गई, इलेक्शन कमीशन में कांग्रेस गई, इलेक्शन को रोकने की बात हुई, लेकिन इलेक्शन कमीशन, जिसे हम पेचुआ कहते हैं, उसने वही भूमिका अदा की जो उससे अपेक्षित थी बीजेपी को। मैंने असबाई कुरैशी से बात की थी कि इस सिचुएशन में जो पहली बार पैदा हुई है क्या होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब इलेक्शन ही नहीं होने दिया जा रहा है तो इसका मतलब है कि इस इलेक्शन को रोक दिया जाना चाहिए, रद्द कर दिया जाना चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग ने ऐसा नहीं किया। तो ये साफ दिखा रहा था कि चुनाव आयोग मिला जुला। कुछ और चीजें इस बीच में हुई है। हेमंत विश्व शर्मा ने एक इंटरव्यू में कहा कि हेमंत विश्व शर्मा के अपने कैंडिडेट दूसरे पार्टियों में भी होते हैं जिनको फाइन करते हैं, मदद करते हैं। और बदरुद्दीन अजमल ने भी अपने एक इंटरव्यू में कहा कि अगर मेरी पार्टी में 2-3 कैंडिडेट ऐसे हो जो हेमंत विश्व शर्मा के आदमी हो तो मुझे हैरत नहीं होगी। तो ये जो पूरा माहौल है इसने एक स्थिति, एक अनिश्चय शंकाओं का बना दिया है, और उसमें अभी जो कैंडिडेट गए हैं वो केवल एआईयूडीएफ के गए हैं जयपुर,
लेकिन आने वाले समय में बीपीएफ को तोड़ने की पूरी कोशिश चल रही है। उस समय भी ये खबर आई थी कि तामुलपुर में 3 और जो कैंडिडेट हैं बीपीएफ के, उनको भी तोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो बीपीएफ को बचाना पड़ेगा अपने कैंडिडेट्स को, और हो सकता है कि कांग्रेस, चूंकि कांग्रेस को लग रहा है कि उसकी संख्या 40 के आसपास होगी, इस बार 40-45 तक पहुंच सकती है, इसलिए वो निश्चित है कि 1/3 वाला मामला यहाँ पर रहेगा, तो उसको खतरा उतना नहीं होगा। लेकिन ये उसका ये नहीं कहेगा कि उसको इस पुष्टभूमि में नहीं रहना चाहिए, उसको भी सावधानी बरतनी पड़ेगी। अन्यथा कुछ हो सकता है कि शपथ लेने के पहले इन्फ्लुएंस है, और ये बात हमें भूलनी नहीं चाहिए कि वहां पर गवर्नर बीजेपी का है, स्पीकर बीजेपी का है, और मणिपुर में जिस तरह का खेल हेमंत बिश्व शर्मा ने खेला है, उनके होने के बावजूद, हाई कोर्ट के फैसले के बावजूद उन्होंने उन विधायकों से वोट डलवा दिए जो उनके पक्ष में डालने वाले थे, और जो उनको विधायकों को वोट नहीं डालने दिया जो उनके खिलाफ डालने वाले थे। तो ये सारे खेल विपक्षी दल समझ चुके हैं, वो देख रहे हैं, इसलिए ये एहतियात बरतना लाजमी है। इसमें कोई संकोच नहीं होना चाहिए बीजेपी के चरित्र को देखते हुए। आप जानते हैं कि बीजेपी तो बनी ही टूट फूट से है। असम में क्या है, सर्बानंद सोनोवाल बीजेपी की नहीं, वो भी आंसू ओएजीपी के जरिए आए हैं, हेमंत बिश्व शर्मा भी आंसू कांग्रेस के जरिए आए हैं और तोड़कर लाए हैं। तो तभी बीजेपी का एक ऐसा माहौल बन पाया था कि 2016 तक चुनाव जीत पाई थी। तो ये तोड़ फोड़ वाली पार्टी है, तोड़ फोड़ से बनी पार्टी है, एक तोड़ फोड़ में पूरा विश्वास रखती है। संविधान और लोकतंत्र से उसे कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सत्ता से। तो बाकी पार्टियों को सावधान रहना पड़ेगा, और वो सावधानी बरत रही है, ये उनके हित में। अमलेंदु जी, सीधे आपके पास आना चाहूंगा कि हम लोग अभी असम की बात कर रहे हैं, और जैसा अभी बहुत ही विस्तार से बताया मुकेश कुमार जी ने कि सावधानी बरत रही है, और खासकर कांग्रेस की जो गठबंधन है ये सावधानी बरत रहा है, और जरूरत भी है, क्योंकि दूसरा पक्ष जो है, सोनोवाल हो चाहे हेमंत बिश्व शर्मा हो, दोनों को देख रहे हैं कि कितनी मजबूती के साथ में, और पिछला 5 साल इन लोगों का जो काम का रहा है, उसमें इन किन प्रकार जो भी हो, सियासत में जो कुछ भी होता है सब उन लोगों ने किया है। तो उस आधार पर भी अभी अगर एक सावधानी बरतने की जरूरत है तो वो बढ़ती जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ ये जब जयपुर गए हुए हैं तो वहां पे हमने जैसा देखा कि जयपुर में जो स्थितियां बनी हुई हैं, वहां भी 3 उपचुनाव हो रहे हैं राजस्थान में, जयपुर में नहीं लेकिन राजस्थान में 3 उपचुनाव हो रहे हैं। उसमें ये चुनाव के वक्त अपने कैंडिडेट्स को जयपुर शिफ्ट करना, और दूसरी तरफ वहां भी हम जानते हैं कि एक कितना भी कुछ कह लें, अभी भी वो स्थिति दोनों मतलब मुख्यमंत्री और सचिन पायलट के बीच में अभी भी वैसी स्थिति निर्मित नहीं हुई है, उतना भाईचारा वाला रिलेशन दिखाई नहीं देता है कि एक दूसरे पे भरोसा हो। तो क्या वहां टूट फूट की गुंजाइश नजर नहीं आती है? अगर ऐसी संभावना बने कि यहाँ सरकार अगर तोड़ लिया, अगर कुछ तोड़ लें बीजेपी वाले इधर से, कांग्रेस की तरफ से, या बीपीएफ के लोग रहे हैं, चाहे एआईयूडीएफ के लोग रहे हैं, जो भी रहे राजस्थान में, तो वैसी स्थिति क्या निर्मित नहीं हो सकती है? जबकि वहां खुद ही जो मुख्यमंत्री जी हैं और सचिन पायलट हैं उनके बीच नहीं बनती है। नहीं, देखिए ये बात सही है कि वहां मुख्यमंत्री और सचिन पायलट के बीच में नहीं बनती है, उसमें कोई शक नहीं है, और किसी तरीके से दोनों की समझौता करा दिया गया, लेकिन वो सतह के नीचे जो है आग तो लगी हुई है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन चूंकि सचिन पायलट जो है वो मतलब दूध के जले हुए हैं। आपकी आवाज फिर अमलेंदु जी, फिर आवाज आपकी कट गई, डिस्कनेक्ट हो रहे हैं बार बार। शायद ये जैसा आप बता भी रहे थे कि 5:45 से लेकर के 7 बजे तक, हालांकि अब 7 से ज्यादा का समय हो गया है, क्या है कि जो कनेक्शन साफ दिखाई दे रहा है। आप फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। चर्चा हम ये कर रहे हैं, हमारे साथ दोस्तों बने हुए हैं डॉक्टर मुकेश कुमार और अमलेंदु उपाध्याय। अमलेंदु उपाध्याय को फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे। मुकेश जी, सीधा आपके पास आना चाहूंगा। जो सवाल अभी अमलेंदु जी, आ रही है आपके पास आवाज? जी आ रही है। तो आप कंटिन्यू कीजिए, फिर मुकेश जी के पास आता हूँ। हाँ, तो मतलब जो है वो सचिन पायलट जो है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी हश्र देख चुके हैं, कुल मिला के विजय का देख चुके हैं, जगदम्बिका पाल का देख चुके हैं,
तो सचिन पायलट के बदला अब मुझे लगता है कि जब तक कि कोई ठोस उनके हाथ में चीज ना आ जाए, तो अभी वो इस स्थिति में नहीं है मतलब कि कुछ गड़बड़ करें, और उनको भी आश्वासन जो वो मिल चुका है कुछ ना कुछ, और लंबी पारी सचिन पायलट को खेलनी है, तो अगर तो मुझे नहीं लगता है कि अब वो कुछ गड़बड़ करेंगे, और इसलिए जो राजस्थान जो है वो सुरक्षित। दूसरा जो अशोक गहलोत है उनको जादूगर ऐसे ही नहीं कहा जाता है, मतलब ये दूसरी कोई सरकार होती राजस्थान में, अशोक गहलोत की जगह मान लीजिए अगर सचिन पायलट ही मुख्यमंत्री होते और इस तरह की कोई घटना होती तो सरकार चली गई होती निश्चित तौर पे, लेकिन अशोक गहलोत जो जादूगर है तो इसलिए वो जादूगरी वो अपनी रखते हैं कुल मिलाकर के, तो इसलिए भी जो है वो ज्यादा भरोसे के। दूसरा कि वो मतलब जितने भी मुख्यमंत्री हैं इस समय उनमें भूपेश बघेल और अशोक गहलोत ये दोनों जो है वो कांग्रेस का जो हाईकमान है उसके काफी नजदीकी है, और राजनीतिक अनुभव जो है उसमें अशोक गहलोत बहुत आगे हैं, तो इसलिए जो है वहां सुरक्षित जो है समझा जा रहा है कुल मिला के कांग्रेस की तरफ से। इसीलिए मुझे लगता है कि यही कारण है कि वहां जो है जयपुर को चुना गया है कुल मिला के। मुकेश जी, सीधा आपके पास आना चाहूँगा, और हालांकि चर्चा हम कर भी रहे हैं, जयपुर की चर्चा कर रहे हैं, और हालांकि विस्तार से इन्होंने बताया भी, अमलेंदु जी ने बताया भी, थोड़ा सा फिर इस चर्चा को आगे बढ़ा करके अभी फिर से चलना चाहूँगा, मैं पश्चिम बंगाल चलना चाहूँगा। पश्चिम बंगाल में एक खबर 2-3 दिनों से काफ़ी चल रही है। पहली खबर ये कि प्रशांत किशोर जो हैं उनका एक ऑडियो टेप जो है वो लीक हुआ है, उस पर चर्चा करना लाजिमी समझता हूँ इस वक्त, क्योंकि उस पे बीजेपी जो है वो पलटवार कर रही है, बीजेपी ने ही लीक किया है उसको। आज उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी भी उस टेप कांड में कूद पड़े हैं और मुस्लिम तुष्टीकरण की बात असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं। हम लोग पहले फेज तक तो असदुद्दीन ओवैसी का इंतजार कर रहे थे कि अभी तक आए क्यों नहीं पश्चिम बंगाल के चुनाव में। पहले फेज के बाद असदुद्दीन ओवैसी का वहां की एंट्री हुई और उसके बाद हम लगातार देख रहे हैं कि अपने अपने ढंग से वो बयान दे रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं अपनी वहां पे मौजूदगी दर्शाने की और लोगों को बताने की कि मैं और हमारी पार्टी यहाँ है। हालांकि बहुत कम सीटों पे उनकी पार्टी लड़ रही है, लेकिन हम यहाँ हैं और मुस्लिम तुष्टीकरण जो अभी तक करते रहे हैं, जो पार्टियां करती रही हैं, चाहे वो खुल करके बोल रहे हैं, कांग्रेस है, टीएमसी है, बीजेपी है, सब लोग कर रहे हैं, वामदल वाले हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन हम हैं जो कि आपको लेकिन यहाँ दो बातें, दो सवालों के साथ आपके पास आना चाहता हूँ। एक, असदुद्दीन ओवैसी फैक्टर पश्चिम बंगाल में, और दूसरा पीके का बार बार इस ढंग का बयान कहें, टेप कहें या कुछ और कहें, बाहर आना, ये दोनों मिलकर के क्या टीएमसी के लिए डैमेजिंग होगा? देखिए, प्रशांत किशोर जो कि टीएमसी के मुख्य रणनीतिकार हैं, इसलिए ये लाजमी है कि जब इस तरह की चीज कुछ कहेंगे तो उसका असर टीएमसी की संभावना पर पड़ेगा। लेकिन दो चीजें हैं यहाँ पर गौर करने की। एक तो ये कि वो जो ऑडियो क्लिप वायरल हुई है वो एडिटेड है, वो पूरी क्लिप नहीं है, और प्रशांत किशोर ने चैलेंज किया है बीजेपी को कि आप पूरी ऑडियो क्लिप जारी कीजिए। तो एक तो ये है। दूसरा ये हम जानते हैं कि बीजेपी का पार्टी से और जो उसके प्रमुख है अमित मालवीय, उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है। वो इस तरह के हाल में झूठी खबरें, फेक खबरें फैलाने के लिए कुख्यात रहे हैं। तो इस खबर को अब पूरे दर्शक जो है पूरे इस तरह की खबरों को तुरंत विश्वसनीय नहीं मानता है, उसको वो शक की नजर से देखता है। जब भी कुछ ऐसा आता है तो सोचता है। लेकिन चूंकि बीजेपी की प्रोपेगेंडा मशीनरी बहुत ही शक्तिशाली है, मीडिया पर उस पर पूरा कंट्रोल है, और आरएसएस की जो अफवाह मिल है, रूमर मिल है, अफवाह बनाने की फैक्ट्री है, वो भी दिन रात काम करती रहती है। इसलिए इस तरह की ऑडियो क्लिप को मतदाताओं के अंदर उसके लेकर संदेह पैदा करना, एक परसेप्शन बनाने का जो खेल चल रहा है कि बीजेपी आ रही है, बीजेपी आ रही है, सत्ता पर काबिज हो सकती है, चुनाव जीत सकती है, उस माहौल को, उस नैरेटिव को आगे बढ़ाने में प्रशांत किशोर की इस क्लिप का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब प्रश्न प्रशांत किशोर पर भी उठ रहे हैं कि जब वो जानते हैं कि
इस तरह के डिजिटल मीडियम में इतने लोगों के साथ वो बात कर रहे हैं और उसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, तो उन्होंने ये सारी चीजें क्यों कही हैं? और यहीं से एक सवाल ये भी उठ रहा है कि प्रशांत किशोर चूंकि बीजेपी के साथ काम कर चुके हैं, मोदी के साथ काम कर चुके हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ममता बनर्जी को डैमेज करने के खेल में वो भी शामिल है, ममता बनर्जी को निपटाने के खेल में शामिल हो। तो ये एक दूसरा एंगल है कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का। लेकिन अब हमें चूंकि इसके बारे में कोई पक्का खबर मेरे पास है नहीं, इसलिए हम इसको उस तरह से नहीं ले सकते हैं। लेकिन जो मूल प्रश्न आपने किया है, जी सवाल ये है, बस जोड़ना चाहता हूं आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही। ये हो सकता है कि ममता बनर्जी को निपटाने, लेकिन इसमें ममता बनर्जी को भी समझना होगा कि इतनी बड़ी पार्टी की वो मुखिया हैं और 10 साल से मुख्यमंत्री, उसके अलावा केंद्र में भी मंत्री रहीं, इतना लंबा सियासी उनका सफर है। उसमें अगर एक रणनीतिकार आकर के उनको एक जरिया बना दे और उसके बाद वो बीजेपी के लिए काम करे, तो ये अपने आप में एक अजीब तरह की स्थिति होगी। हालांकि प्रशांत किशोर विश्वसनीय नहीं रहे, और ये बात हम लोग बिहार से लेकर के और खासकर जब कांग्रेस पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में वो काम कर रहे थे उस समय भी हमने देखा है। तो आपका जो शक है वो भी सही जाता है, लेकिन साथ साथ सवाल फिर भी ममता बनर्जी के ऊपर उठता है। मैं आपकी बातों को आगे बढ़ाते हुए एक सवाल या निशान ममता बनर्जी के ऊपर कि अगर ऐसा नहीं है ऐसे आदमी को। जी राजीव जी, जब कोई व्यक्ति बीमार होता है ना, तो हर किसी के मुश्किल को रखने के लिए तैयार हो जाता है, और कई बार गलत दवाई भी खा लेता है, वो नुकसान भी उठाता है। तो ममता बनर्जी जिस स्थिति में पहुंच गई थी, उस समय उनको लगा कि उन्हें बीजेपी से लड़ने के लिए एक बड़े रणनीतिकार की जरूरत है, जो पूरी इलेक्शन कैंपेन को मैनेज कर सके। अभी तक वो इस तरह की इस दर्जे की लड़ाई में शामिल नहीं हुई थी, क्योंकि बीजेपी जैसी धन शक्ति, मीडिया शक्ति और तमाम तरह की शक्तियों से संपन्न कोई मुकाबले में नहीं था। सीपीएम थी, लेकिन वो भी एक पुराने जमाने की पार्टी थी और पुराने अंदाज में चुनाव लड़ रही थी, और उससे लड़ने का जो गुण है वो ममता बनर्जी ने सीख लिया था। लेकिन यहाँ नई स्थिति पैदा हो गई थी, और नए तरीके से चुनाव को नियोजित करने का खेल जो प्रशांत किशोर ने पिछले कई चुनावों में दिखाया है, उससे बहुत सारे नेता, आप देखिए कि पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के वो सलाहकार बन गए। खतरा उनको भी समझ में आ रहा होगा कि आखिरकार ये आदमी कितना डिपेंडेबल है, तमिलनाडु में भी मदद करेंगे इस माध्यम की। तो ये एक उनकी छवि ये भी है कि वो बहुत प्रोफेशनल है, जिस भी पार्टी के लिए काम करते हैं उसी के लिए काम करते हैं, उसके खिलाफ नहीं जाएंगे। तो कई बार ये तरह के भ्रम भी काम करते हैं, और मैं ये पक्के तौर पर नहीं कह रहा हूं कि प्रशांत किशोर बीजेपी के एजेंट होंगे ही, लेकिन एक संदेह भय लोगों के दिमाग में, और उसके लिए क्योंकि कुछ आधार है, इसलिए कहा जा रहा है। ममता बनर्जी की कमजोरी है, ममता बनर्जी के पास उस तरह का सोच, उस तरह का काम करने वाले लोग नहीं थे जो बीजेपी के इतने बड़े चुनाव अभियान का मुकाबला करने का एक विजन रखता हो, एक रणनीति तैयार कर सकता हो और उसको मुकाबले खड़ा कर सकते हो। तो वो उन्होंने प्रशांत किशोर को इसलिए दिया होगा। अब प्रशांत किशोर पहली वक्त पर ऐसा बच्चा दे देंगे, ये शायद उन्होंने न सोचा होगा, या हम ये मानकर चल रहे कि बच्चा दिया है, या ये प्रशांत किशोर सचमुच में ऐसी एक चूक कर गए हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। तो बहुत सारे किंतु परंतु हैं, लेकिन ये जरूर है कि इस ऑडियो क्लिप का मुझे लगता है कि उतना नुकसान नहीं होगा जितना लोग इसको प्रचारित कर रहे हैं, क्योंकि मतदाता अब चुनाव तक मन बना चुका है, वो समझ चुका है चीजें क्या हो रही है। इन छोटी मोटी, जैसे आज मतदान होना था और सुबह से ऑडियो क्लिप वायरल होनी शुरू हुई। अब ये ऑडियो क्लिप कितने मतदाताओं तक पहुंची होगी आज, खासतौर पर जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां तक पहुंची हुई होगी, शहरी में भी कंफ्यूजन पैदा हुआ होगा। सही है कि नहीं है, कहाँ से आई है, क्यों आई है, किसी ने प्लान किया, ये तमाम प्रश्न है। तो इसका असर कितना पड़ेगा इसको नापना जरा मुश्किल है, लेकिन बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। अलबत्ता यह है कि बीजेपी इसको घुमाने की
पूरी पूरी कोशिश कर रही है। अगर अमित मान लिए उसको उस पैमाने पर, और आप देखिए कि सोशल मीडिया पर भी उसको लेकर पूरी जो सेना है लगी हुई है, तो ये बीजेपी कर रही है। लेकिन देखिए हम लोग इसका अंजाम क्या होता है, कितने फायदे होता है। बिल्कुल, लेकिन इसी सवाल के साथ अमलेंदु जी, अगर आवाज हमारी आप तक आ रही हो, जी आ रही है। आवाज भी हम तक और हमारे दर्शकों तक नॉर्मल बिना कटे हुए आए। सवाल यही है कि प्रशांत किशोर को लेकर के जैसे बीजेपी घेर रही है और एन किन प्रकारेण, ये तो हम देख ही रहे हैं, जानते ही हैं कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करती है, हर बल का प्रयोग करती है। और उसमें एक आज जैसे टेप जो फूटा, उस पर हम चर्चा भी कर रहे हैं इसको लेकर के। और लेकिन प्रशांत किशोर एक फैक्टर, क्या जिताऊ फैक्टर साबित हो सकते हैं टीएमसी के लिए, ममता बनर्जी के लिए? देखिए, अगर प्रशांत किशोर ममता बनर्जी के लिए जिताऊ फैक्टर है तो मुझे मान लेना चाहिए कि 2014 का चुनाव जो था, नरेंद्र मोदी नहीं जीते थे, प्रशांत किशोर ने जिताया था। मतलब ये मैनेजमेंट वाले लोग जो हैं, ये सीईओ जो है कंपनियों के, कॉर्पोरेट्स के, ये मैनेजमेंट के लिए ठीक है अपना पर्चा छपवाएं बंटवाएं, लेकिन चुनाव जिता देंगे मेरी समझ में तो नहीं आता कि ये जो है ये पर्चा बांटने वाले जो है ये चुनाव भी जिता सकते हैं। दूसरी बात यह है कि प्रशांत किशोर का जो आज का जो लीक हुआ है, प्रशांत किशोर ये तो चैलेंज दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इसकी पूरी ऑडियो जारी करे, लेकिन इससे इनकार नहीं कर रहे हैं कि उसमें आवाज उनकी है कि नहीं है, और जो बातें उन्होंने कही है उन्होंने नहीं कही है। सवाल ये कि प्रशांत किशोर खुद की जारी क्यों नहीं कर देते पूरी ऑडियो? अगर वो भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज दे रहे हैं तो अपनी खुद जारी कर दें। क्या है, प्रशांत किशोर जो है मेरी नजर में तो बहुत ही ज्यादा संदेहास्पद व्यक्ति हैं। और मुझे तो बार बार नीतीश जी का वो बयान याद आता है कि अमित शाह ने उनको कहा था, इसलिए उन्होंने उनको अपनी पार्टी का उपाध्यक्ष बनाया था। तो मैं तो इस बात को मतलब निकाल ही नहीं पाता उनके दिमाग से कि प्रशांत किशोर जो है वो अमित शाह जी के इतने नजदीकी है कि नीतीश कुमार उनको जो है अपनी पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना देते हैं, और नंबर 2 के व्यक्ति जो है वो जनता दल यू में हो जाते हैं। तो वो व्यक्ति जो है मतलब किस तरीके से अब ममता बनर्जी के साथ क्या कर रहे हैं या क्या नहीं कर रहे हैं, वो चीज अलग की है, और उसका क्या असर हुआ क्या असर नहीं होगा वो भी चीज अलग की है कुल मिलाकर के। लेकिन मेरा अपना मानना यह है कि ये सोशल मीडिया पे तो हवा बढ़ाई जा सकती है और बिगाड़ी जा सकती है इन सब चीजों को लेकर के कुल मिला के। इसी तरीके से छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश के चुनाव जो थे कांग्रेस जीती थी, तो प्रशांत किशोर की तरीके के ही एक व्यक्ति का था, कांग्रेस की तरफ से बहुत प्रचार किया गया कि साहब उन्होंने चुनाव जितवा दिए हैं ये तीनों, और वो जो है वो अमेरिका से पढ़ के आए हैं, हार्वर्ड से पढ़ के आए हैं, जेएनयू के पढ़े हुए हैं। तो भाई फिर लोकसभा चुनाव में फिर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में कांग्रेस का हाल क्यों हो गया? वही इंचार्ज वो भी थे उस समय जिन्होंने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान जितवा दिया था चुनाव कांग्रेस को। तो ये मैनेजमेंट वाले लोग जो हैं ये सिर्फ ये कर सकते हैं, भैया इतना पर्चा छपाओ, इस जगह पहुंचा दो, यहाँ पोस्टर लगा। मेरी नजर में इससे ज्यादा इनकी कोई हैसियत नहीं होती है। ये राजनीतिक दलों की गलतफहमी है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के पास कॉर्पोरेट का पैसा बहुत ज्यादा है, अथाधुंध पैसा वो खर्च करती है उसके पास है, तो इसलिए उसके ऐसे लोगों की जरूरत है कि पैसे का मैनेजमेंट करना है। लेकिन जिनके पास पैसा नहीं है उनके पास तो अपना कार्यकर्ता पूंजी है ना, आप क्यों इनके चक्कर में पड़ते हैं? अब ममता बनर्जी इसका दुष्परिणाम भुगतेंगी, जो भी भुगतना होगा, मतलब भुगते या ना भुगते वो अलग की चीज है। लेकिन अमरिंदर सिंह को, कैप्टन अमरिंदर सिंह को सतर्क हो जाना चाहिए तक कम से कम। अगर वो अभी तक सतर्क नहीं होते हैं तो मतलब ठीक है कीजिए आप। मतलब इसका मतलब ये है कि ये राजनीतिक दल जितने भी चुनाव लड़ रहे हैं ये कॉर्पोरेट घराने बन चुके हैं, और इनको एक नेक्स्ट सीईओ चाहिए। इनको कार्यकर्ताओं की जरूरत नहीं है, इनको राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, इनको अपने मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो ये कहता हूं कि जो भी प्रशांत किशोर के ऊपर निर्भर है, वो चाहे कोई भी हो, उसको अब राजनीतिक दल की संज्ञा नहीं देनी चाहिए, उसको सीधे सीधे कॉर्पोरेट हाउस की संज्ञा दे देनी चाहिए। वो चाहे कांग्रेस हो, चाहे वो टीएमसी हो, और चाहे वो जेडीयू हो, और चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, कोई भी हो, जिसको कार्यकर्ता है, जिसके पास जो राजनीतिक दल है, उसको इन प्रशांत किशोरों पर अपनी निर्भरता जो है समाप्त कर देनी चाहिए तत्काल। जी, बहुत सारे साथी जुड़े हुए हमारे साथ जो अपने कमेंट लिख रहे हैं। राजीव चौधरी लिख रहे हैं कि बंगाल में ममता जी के आगे सब बौने हैं, जीत हार अपनी जगह है, लेकिन बंगाल की असली नेता ममता ही रहेंगी। असलम चिश्ती भी हमारे साथ बने हुए जो लिख रहे हैं कि इस घर को आग लग गई, घर के चिराग से चले थे 15% को बर्बाद करने और कर दिया 85% को बर्बाद। सीवीएस कुमार लिख रहे हैं कि पीके
दल्ला हैं भी, नल्ला भी हैं, अब के बीजेपी में शामिल होंगे। फ़हीम शाह खान भी हमारे साथ हैं, जो प्रशांत किशोर पैसा लेकर काम करते हैं। बीजेपी ने अंदर खाने खरीद लिया है। राजेंद्र प्रसाद हैं, जो लिख रहे हैं कि इलेक्शन स्ट्रेटजी बन चुकी है, पीके का ये नहीं चला है बीजेपी के लिए। मुन्ना खान भी बने हुए हैं। पल्लव कुमार हैं। सीवीएस कुमार लिख रहे हैं, अमलेंदु जी सही कह रहे हैं। फिर पल्लव कुमार लिख रहे हैं, मोदी अपना हार पचा नहीं पा रहे हैं। देवेंद्र चटर्जी लिख रहे हैं कि बीजेपी का चाल चरित्र यही है कि किसी तरह बदनाम कर दो जो किसान आंदोलन में हुआ था। पीके इज नॉट फैक्टर। असलम चिश्ती लिख रहे हैं कि वही मसनद पे काबिज हो गए जिन्हें जेलों में होना चाहिए था। सिराज अंसारी हेलो लिख रहे हैं। सैयद जफर भी हैं हमारे साथ। मोहम्मद रब्बानी भी हैं। रणवीर सिंह यादव लिखे हैं कि एक साजिश के तहत प्रशांत किशोर ने भी चुनाव में अपना ऑडियो लिख कर दिया है ताकि हम आगे चलकर बीजेपी को फायदा पहुंचाकर बीजेपी में शामिल हो सकें। कई अलग अलग अपने अपने विचार हैं। अरबाज खान हेलो लिख रहे हैं। हसमुद्दीन सलमान गुड सर लिख रहे हैं। मोहम्मद तौफीक रजा हाय लिख रहे हैं। इम्तियाज आलम मोहम्मद पीके ने ये क्या कर दिया लिख रहे हैं। अब्दुल जाहिर अंसारी हाय लिख रहे हैं। परसोत्तम मेहमी ओनली टीएमसी नथिंग एल्स लिख रहे हैं। एक सवाल दोनों से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सबसे पहले आऊंगा मुकेश जी आपके पास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर टीएमसी की जगह पे दीदी और दीदी क्यों कहते हैं? हाँ, कुछ नाटकीयता भरने के लिए, कुछ चिढ़ाने के लिए, और ममता बनर्जी चिढ़ रही है। और देखिए वो मुझे लगता है कि एक निचले स्तर के कम्युनिकेटर अब साबित हो रहे हैं। शुरू में उनको एक बहुत शानदार कम्युनिकेटर स्थापित करने की, प्रतिष्ठित करने की कोशिश की गई मीडिया के द्वारा, और उनके जो चापलूस पत्रकार बुद्धिजीवी है उनके द्वारा, जो बहुत अच्छा कम्युनिकेटर है वो। तो ये कम्युनिकेशन का उनका स्तर है जिसमें वो इस तरह की चीजों का इस्तेमाल करके लोगों को, भीड़ को मनोरंजन करने की कोशिश करते हैं, और दूसरी तरह से भी ममता बनर्जी को चिढ़ाने की कोशिश करते हैं, उसका मजाक उड़ाने की कोशिश करते हैं। और इस मजाक उड़ाने के क्रम में वो जो दीदी की छवि बनी हुई है ममता बनर्जी की, जो वोट खींची छवि है, उसको ध्वस्त करने की भी कोशिश कर रहे हैं मजाक करते हुए। तो ये एक स्ट्रेटजी के तहत भी है, एक नाटकीयता, एक रोचकता पैदा करने के लिए भी है। जो सुनने वाले लोग आते हैं उनका मनोरंजन भी होता रहे, उसके लिए भी है। तो कई चीजें हैं इसमें, लेकिन ये घटिया कम्युनिकेटर का इससे एक संदेश भी बनता है कि अगर प्रधानमंत्री के स्तर का नेता उतरकर इस तरह की हल्की फुल्की हरकत करता है, इस तरह की संवाद का सहारा लेता है, तो वो उनकी छवि को कहीं आगे नहीं ले जाता, बेहतर नहीं बनाता है। तो चुनावी मैदान में हमने बहुत सारे प्रधानमंत्री देखे हैं। ये आप देख लीजिए, बीजेपी के ही अटल बिहारी वाजपेयी भी थे। हालांकि वो भी कई बार इस तरह के नाटकीय हथकंडे आजमाते थे, अक्सर आजमाते थे। मैंने खुद उनकी रैलियों में उन्हें ऐसा करते हुए देखा है, इसलिए कह सकता हूं। लेकिन ज्यादातर नेता इस तरह की हरकत नहीं करते। उन्होंने प्रधानमंत्री पद की गरिमा का ध्यान रखते थे, प्रतिष्ठा का ध्यान रखते थे। इस तरह से गांव-गांव घूमकर रैलियां भी नहीं करते थे। पश्चिम बंगाल की रैली में वो एक बीजेपी के कस्बाई या जिले स्तर के नेता की तरह पेश आ रहे हैं। वो प्रधानमंत्री की तरह पेश नहीं आ रहे। मतलब अगर पश्चिम बंगाल का चुनाव होता हो, पहले कोई प्रधानमंत्री होता तो 5-7 रैली से ज्यादा नहीं करता। लेकिन यहाँ तो मुझे लगता है कि वो संख्या 50 पार कर रही होगी। तो ये फर्क है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री अभी कौन है। जी 20 का टारगेट उन्होंने रखा था पहले,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि 20 रैलियां तो वो करेंगे, उसके आगे भी करेंगे। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और लेकिन मुकेश जी, हमारे साथ तमाम साथी जुड़े हुए हैं जो अपने अपने विचार लिख रहे हैं। मालिक गेमिंग हमारे साथ बने हुए हैं, अभी नाहर हैं जो देश बर्बाद हो चुका है, बंदरों के हाथ में उस्तरा देने का ये अंजाम होना ही था, लिख रहे हैं। गुलाम दस्तगीर अंसारी हेलो लिख रहे हैं। अबू कुंबोल दीदी के सामने मोदी का सुपरा साफ लिख रहे हैं। फिर कुंदन मुंबई से लिख रहे हैं कि अगर कोई भी राजनीतिक पार्टी सही ढंग से काम करे, जब वो सरकार में आती है और जनता के हित के लिए समर्पित रहे, तो उसे कोई प्रशांत किशोर की जरूरत नहीं है, ना इलेक्शन मैनेजमेंट की जरूरत है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर आप ढंग से काम करते हैं तो पल्लव कुमार हमारे साथ बने हुए हैं, सैयद जाफर हमारे साथ में, इम्तियाज आलम मोहम्मद बने हुए हैं, लिख रहे हैं कि मोदी पर इतनी चर्चा क्यों करते हैं सर। सीमा खातून हैं, वो झोले में देखो क्या क्या है। जासिम खान भी हैं, इम्तियाज आलम, तमाम साथी बने हुए। तौफीक रजा लिख रहे हैं यूपी और बिहार में पंचायत चुनाव होने वाला है, अगर कोई मुखिया भी बुलाएगा तो शायद प्रधानमंत्री प्रचार करने चले जाएंगे। असलम चिश्ती लिख रहे हैं कर दी बर्बाद सोने की चिड़िया, रहनुमाओं तुम्हें बधाई है। भारतीय नागरिक पता चला यूपी में पंचायत चुनाव में मोदी जी प्रचार के लिए आए हैं। समीर आलम लिख रहे हैं सुब्रमण्यम स्वामी ने घोषित कर दिया कि जहां जहां बीजेपी रूल है असुरों का राज्य है, राम राज नहीं है। राजीव चौधरी लिख रहे हैं कि ममता जी की एक अच्छी है तो बंगाल में तभी असेंबली में चुनाव पीएम तक आ जाए, प्रचार के लिए लगभग हर राज्य में मुख्यमंत्री तक आ गए, लिख रहे हैं। असलम चिश्ती लगातार बने हुए हैं। एक आखिरी कमेंट आपसे भी अमलिंदु जी कि आखिर जो अभी बात इनसे कह रहा था, पूछ रहा था, क्या अमलिंदु जी हैं कनेक्टेड? नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। तो दोस्तों, आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद सबसे पहले डॉक्टर मुकेश कुमार आपको, आपने वक्त निकाला और अब आप लौट आए हैं असम से, और आपका समय जो है महत्वपूर्ण समय बीच बीच में लिया करूंगा, और असम और बंगाल पे लगातार चर्चा हम करेंगे। उसके अलावा चूंकि दोस्तों 4 राज्यों के चुनाव समाप्त हो चुके हैं और सिर्फ पश्चिम बंगाल, और उसमें भी 4 चरणों के मतदान खत्म, अब 4 चरण बाकी, उसके बाद रिजल्ट का इंतजार 29 तारीख की शाम देखना न भूलिए। एग्जिट पोल हम लेके आएंगे आप लोगों के सामने। उसके अलावा 2 मई को रिजल्ट सुबह 6 बजे से आपके सामने होगा, और रोज शाम 6:30 बजे हम आपके साथ जुड़ेंगे और चुनावी पंच में आप और हम साथ साथ सफर तय करेंगे, 1 घंटे का पूरा सफर, और उसमें चर्चा चुनाव पे और उसके इर्द गिर्द जो कुछ भी चल रहा है देश दुनिया में। तो आज अब हमें दीजिए इजाजत, देखते रहिए डीवी लाइव। और मुकेश जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आप सबको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। नमस्कार।